हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, उसी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी क्लास होने वाली, जो रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही है, शानदार क्लासेस हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी पर्सन हम कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी आपका एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है जीके जीएस का, जिसमें हम करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना और पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपके पास कुछ अंतिम 30 दिन मान लीजिए आप यही बचे आपके पास। तो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करने के लिए हम आज प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, और ध्यान रखना एकदम सही आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। पहली बात तो क्लियर हो गई कि जो आर्यभट्ट था उपग्रह, वो अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। पॉइंट क्लियर। प्रश्न क्या पूछ रहा है, जिसे वर्ष में प्रक्षेपित किया गया, जिसे कब प्रक्षेपित किया गया, सन पूछा है आपसे। तो कब किया गया, 1975 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए इसके बारे में यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के, ध्यान रखना दोनों पॉइंट, पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से, बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट उपग्रह को। यह जरूर ध्यान रख लेना, कब, 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को, जो कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब देखिए, आर्यभट्ट की यदि हम बात करें तो इसका वजन था 360 किलोग्राम। कितना वजन था, 360 किलोग्राम आर्यभट्ट जो उपग्रह था हमारा, उसका वजन था। 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। आर्यभट्ट जो था वो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था अंतरिक्ष में जाने वाला। ठीक है, इसी के साथ दूसरा पॉइंट है, कब प्रक्षेपित किया गया, 19 अप्रैल 1975 को किया गया, और कहां से, पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से आर्यभट्ट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या क्या है। जो कि आपकी जो संविधान की अनुसूचियां हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा है कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। देखिए, अनुसूचियों से संबंधित दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है, आंसर आपका अलग अलग होगा दोनों प्रश्नों का, लेकिन उन प्रश्नों में आपको सेम सा ही लगेगा, थोड़ा सा अंतर होगा। देखिए यहां पर क्या पूछा गया कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या, और एक और प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, या फिर जब संविधान लागू हुआ उस समय अनुसूचियां कितनी थी। देखिए, मूल संविधान में तो 8 थी, लेकिन ये 8 हमें जब बतानी है जब आपको प्रश्न में मूल संविधान दिखे, या फिर ये लिखा हुआ हो कि संविधान लागू होने के समय कितनी अनुसूचियां थी। अब प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या, तो ये पूछ रहा है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, इसके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर, करेक्ट होगा। देखिए, मूल संविधान में अभी हमने बात की 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियां। बात की वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां। अब ये 12 अनुसूचियां आई कहां से, तो देखिए 9वीं अनुसूची जो है ना वो ऐड की गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जो किससे संबंधित है, भूमि सुधार कानून से संबंधित है 9वीं अनुसूची। पता चल गया कि जो 9वीं अनुसूची है वो ऐड की गई किसके द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसके बाद 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये की गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसमें क्या था
दल बदल से संबंधित कानून था 10वीं अनुसूची में। क्या था? दल बदल से संबंधित कानून था। इतना आप समझ जाना, ठीक है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 11वां देखिए, 11वीं अनुसूची ऐड की गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1992 में हुआ था। इसमें क्या था? पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित, जिसमें यह ध्यान रख लेना 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय। ध्यान रखना, जो 11वीं आपकी अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड की गई थी। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। देखिए 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है आपका, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। इसी के साथ 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई। और कब? इसमें क्या था? नगर पालिका से संबंधित। किससे संबंधित? नगर पालिका से संबंधित। और इसमें विषय आपके 18। कितने विषय हैं? 18। तो 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई? तो 12वीं जो अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई। आ गई बात समझ में? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ध्यान रखना। और वर्तमान में कितनी है? 12 है। 9 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? फिर से देख लीजिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची ऐड की गई, जो भूमि सुधार कानून से संबंधित है, ठीक है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ऐड की गई, जो दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें जो नगरपालिका से संबंधित है और उसमें 18 विषय है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपका ध्यान यहाँ रहता है ना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में बैठने वाला है, टेंशन मत लेना। लेकिन आपका जो ध्यान है ना वो यहाँ पर होना चाहिए। और ये समझ में, ये देख रहे हो आप कि पढ़ क्या रहे हम, ये दिमाग में होना चाहिए, तभी जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ याद हो जाएगा, यहीं पर याद होगा, दोबारा देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में मेघालय राज्य के कौन से शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस में होती है? लगभग आंसर होगा आपका, सभी को पता है, ये ऑप्शन डी मोसिनराम। इसमें लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लगभग की बात कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। देखिए सबसे ज्यादा की बात हमने कर ली। अब यदि आपसे पूछ ली कि सबसे कम वर्षा कहां होती है भारत में, सबसे कम वर्षा भारत की बात करें तो ये होती है लेह में। कहां पर है? लद्दाख में। ये भी ध्यान रख लेना, किस में होती है? लेह में होती है, अर्थात कहां पर है ये? लद्दाख में होती है। एक और डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि भारत के जो उत्तरी मैदान है, उन उत्तरी मैदानों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, उत्तरी मैदानों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, वो वर्षा किसके कारण होती है? ये ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और इसी वर्षा को राजस्थान में क्या बोला जाता है? मावठ बोला जाता है। ये बहुत बार आपको प्रश्न देखने को मिला होगा, पिछले एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कौन सा? कि मावठ क्या होती है, कौन सी वर्षा को मावठ बोला जाता है? तो उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसको ही राजस्थान में क्या बोला जाता है? मावठ बोला जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे बात समझ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बजट प्रत्येक रिक्त स्थान हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। जो बजट है आपका, ये प्रत्येक रिक्त स्थान हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वितरण है,
ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न को देख लीजिए। यहां पर आपका आएगा कि सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां और व्यय है उसका वितरण है बजट। तो ये प्रत्येक साल किया जाता है, तो आपको पता है ये वित्तीय वर्ष हो गया। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए बजट की यदि हम बात करें ना, तो बजट भारत में सबसे पहले 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ये पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। अब बात तो यहां पर ये तो हो गई पहला, लेकिन यदि आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत का पहला बजट, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो पेश किया गया था 1947 में। कब, 1947 में। किसके द्वारा, आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा, ये ध्यान रख लेना। आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। देखिए पहला बजट यदि सीधा सीधा पूछे कि भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, कब पेश किया गया, तो वो आपका होगा 18 फरवरी 1860 को। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके कार्यकाल में, कार्यकाल आपका होगा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल। ठीक है, इसके बाद बात आती है यदि आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो 1947 में आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया या पेश किया गया। ठीक है, आ गई बात समझ में, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता रिक्त स्थान के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। जो मैं शास्त्रीय नृत्यों की जब बात आती है तो मैंने इस प्रश्न के बारे में आपको बताया भी है। यदि आपने इसको अच्छे से भी पढ़ा है, एक बार भी पढ़ा है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। देखिए यहाँ पर केरल के शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है, मोहिनी अट्टम की। ठीक है, मोहिनी अट्टम की। और मोहिनी अट्टम के बारे में यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि जो मोहिनी अट्टम है ना, वो किस भगवान से संबंधित है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। देखिए मान्यता के बारे में बात कर रहा हूँ, ये रियल तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि भस्मासुर के वध के लिए, किसके वध के लिए, भस्मासुर के वध के लिए विष्णु ने, जो भगवान विष्णु है, उन्होंने मोहिनी की अवतार लिया था, मोहिनी का रूप लिया था, बोल सकते हैं मोहिनी का रूप लिया था। उस रूप की जो कथा है ना, कि मोहिनी का जो रूप लिया था, जो कथा है, उस कथा से ही मोहिनी अट्टम का विकास हुआ है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है केरल का। अब ये किससे संबंधित होगा, भगवान विष्णु से। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। यहां तक क्लियर। मोहिनी अट्टम से संबंधित जो कलाकार हैं, पूछ लेता है आपसे कि सुनंदा नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो सुनंदा नायर जो है ना आपकी, वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है, सुनंदा नायर। इसी के साथ एक और नाम आपका जयप्रभा मेनन, जयप्रभा मेनन, ये भी किससे संबंधित है, मोहिनी अट्टम से। एक है वैजंती माला, वैजंती माला, ठीक है। एक आपका हेमा मालिनी, ये किससे संबंधित है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने कि सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, वैजंती माला, हेमा मालिनी, ये जो है ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। देखिए ये तो था केरल का शास्त्रीय नृत्य। एक केरल का और शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथकली। देखिए इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, ये किस भगवान से संबंधित है, तो ये आपका है कृष्ण भगवान से संबंधित। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि जो मोहिनी अट्टम है वो भगवान विष्णु से संबंधित है, साथ ही जो केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। हो गया पॉइंट क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ
अर्थात स्लैश एंड बर्न विधि अपनाई जाती है। देखिए, खेती की काटो और जलाओ जो विधि है वो किस कारण से अपनाई जाती है? देखिए, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें काटो और जलाओ के बारे में, तो जो वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे यहाँ पर वनस्पति है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो जो किसान हैं वो क्या करते हैं, इस वनस्पतियों को या पेड़ पौधों को यहाँ से काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, और फिर यहाँ पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। लगातार यहाँ पर यदि खेती कर रहे हैं वो, तो इसकी उपजाऊ जो है, उपजाऊपन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लगातार धीरे धीरे कम हो जाएगा और अंत में खत्म हो जाएगा। फिर ये क्या करते हैं, इसको यहां से छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पर वही प्रोसेस की जाती है, वही प्रोसेस की जाती है, उस वनस्पति को और उन पेड़ पौधों को वहां से काटकर जलाकर साफ किया जाता है, फिर खेती की जाती है। और ये जो है ना, ये कृषि की सबसे प्राचीन विधि है, जिसका नाम है स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर काटो और जलाओ जो विधि अपनाई जाती है, वो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि मिट्टी की जो उर्वरता है उसको कम करने के लिए। गलत बात, कम थोड़ी होगी, कम तो होगी, लेकिन दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी, ये क्षेत्र को जल्दी से खाली करने के लिए, ये भी नहीं है। मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, इस बात को समझिए, यहां पर खेती की, वनस्पति को काटा, जलाया, ठीक है, खेती करना शुरू किया, लगातार खेती हो रही है, यहां पर जो उपजाऊपन है इस भूमि का वो क्या हो गया, कम हो गया। अब उपजाऊपन चाहिए तभी तो फसल होगी, फिर फसल करने का फायदा है क्या यदि जमीन में उपजाऊपन नहीं है? तो ये यहां से गए दूसरी जगह और वहां पर क्या किया, वो वनस्पति को काटा, जला दिया और वहां पर खेती करनी शुरू कर दी, तो पुनः प्राप्त हुई ना उपजाऊपन। तो यही तो है कि मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। रिक्त स्थान सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है, तो क्या है, राजकोषीय घाटा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, प्रश्न के तरीके से आपको समझ में नहीं आया, लेकिन इस प्रकार से समझिए। देखिए, जो सरकार है उस सरकार के पास कितना तो आ रहा है और कितना जा रहा है, कहने का मतलब कुल प्राप्ति और कुल व्यय, उसको सरकार को कितना मिल रहा है ये ध्यान रखना है। चलो, उसको 5 मिला, उसने व्यय किया कितना, 6 कर दिया। कितना कर दिया, व्यय 6 कर दिया। तो इन दोनों का अंतर क्या आया, 1 आया ना। इन दोनों का अंतर 1 आया, वो भी माइनस में आया। तो सरकार वो क्या है, राजकोषीय घाटा। क्या है, राजकोषीय घाटा। जितना मिल रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, राजकोषीय घाटा होगा। तो ध्यान रखना, सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का जो संतुलन है, यदि वो नकारात्मक है तो उसको बोला जाता है राजकोषीय घाटा। क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा। अब बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद रिक्त स्थान राज्य विधायिका के संगठन। देखिए, भाग 6 की यहां पर बात हो रही है, किसकी, भाग 6 की। लेकिन कुछ चीजें यहां पर ध्यान रखना वो दी गई है जिनके बारे में हमें आंसर देना है, उसको ध्यान से देखना कि राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से आदि संबंधित है। बात तो भाग 6 की कर रहे हैं। यदि हमसे भाग 6 के बारे में पूछे तो हम आसानी से इसका आर्टिकल बता सकते हैं, क्योंकि वो तो हमने अच्छे से याद कर रखा है। लेकिन भाग 6 में से कुछ चीजें इसने निकाली और उन चीजों के आर्टिकल के बारे में यहां पर पूछ रहा है। देखिए, यदि हम बात करें यहां पर किसके बारे में, भाग के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए इसको पहले। भाग 1 की यदि हम बात करें तो होता है आपका 1 से 4 तक, जिसमें क्या है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ध्यान से देखना इसको, फिर समझ में आएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके बाद आता है आपका भाग 2। क्या आता है,
भाग 2 जो कि है 5 से 11, जिसमें है आपकी नागरिकता। क्या है? नागरिकता। इसके बाद आता है आपका भाग 3 जो कि है 12 से 35 तक, जिसमें आपके हैं मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है। इसके बाद आपका आता है भाग 4 जो आता है 36 से 51 तक, और जिसमें आते हैं आपके डीपीएसपी या बोल सकते हैं नीति निदेशक तत्व है। ठीक है। इसके बाद आपका भाग आता है भाग 4 का क। आर्टिकल की बात करें तो 51 क है, जिसमें आपके आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद आपका अगला भाग है भाग 5। भाग 5 इसमें क्या है? आर्टिकल 52 से 151 तक संघ सरकार है, या सेंटर बोल सकते हैं संघ सरकार। ठीक है, ये क्लियर यहां तक। इसके बाद जिसके बारे में प्रश्न पूछा है उसको देखिए, भाग 6 की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 152 से 237 तक। इसमें क्या है? राज्य सरकार। क्या है? राज्य सरकार। अब इस चीज को समझिए, यदि आपसे सीधा सीधा पूछता कि भाग 6 में कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते थे 152 से 237 तक। लेकिन भाग 6 में से कुछ चीजों को आपके सामने रखा कि राज्य की संरचनाएं, इनके बारे में आपसे पूछा गया है। अब वो आपका आंसर कौन सा होगा? तो देखिए 168 से 212 तक ये सब चीजें दी गई हैं। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए भाग 6 है 152 से 237 तक, लेकिन जो राज्य की विधायिका के संगठन है वो शुरू होते हैं 168 से शुरू होते हैं और 212 तक हैं, जो आपके प्रश्न में दिए गए। आ गई बात समझ में? हो गया पॉइंट के लिए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है, इजी सा प्रश्न है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत, या बोल सकते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत। ठीक है, तो कौन सी है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। किसके बारे में बात करें? क्षोभ मंडल के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की क्या है? पहली परत है। ठीक है, देखिए क्षोभ मंडल जो है ना, उसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो सतह से 18 किलोमीटर है, लगभग 18 किलोमीटर। किससे? सतह से लगभग 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, जो कि वायुमंडल की पहली परत है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न है जो इन परतों से पूछ लिया जाता है कि क्षोभ मंडल में जो तापमान की गिरावट है, गिरावट की जो दर है वो कितनी है? तो यहां पर है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट के बारे में यदि हम बात करें तो वो कितनी है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुजाता महापात्रा ने रिक्त स्थान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। सुजाता महापात्रा की हम बात कर रहे हैं कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और उसी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो किससे संबंधित है? ओडिसी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनको 2017 में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यहां पर आपके सामने कथक है, तो ये कहां का है? उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे जो फिलहाल ऐड किया गया था सन 2000 में वो था आपका सत्रिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो 2000 में ये ऐड किया गया था 8वें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में, और सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम, जो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह में मनाया जाता है। कि कौन से हिंदू माह में ये मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी। तो ये मनाया जाता है भाद्रपद में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, किस में मनाया जाता है? भाद्रपद में। देखिए यहां पर आपको फाल्गुन दिख रहा है, तो ये होली का त्योहार मनाया जाता है। होली पर्व जो है ना वो फाल्गुन में मनाया
जाता है। यहां पर बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की, तो जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी जो थे, उन्होंने मराठों को मुगलों के खिलाफ एक सूत्र में बांधने के लिए, किस में बांधने के लिए? एक सूत्र में। कहने का मतलब जो मराठा थे उनको ये कहने का यहां पर इस त्योहार के द्वारा, इस उत्सव के द्वारा कि आप सभी एक होकर आइए और मुगलों का विरोध कीजिए। तो मुगलों के खिलाफ मराठों को एक सूत्र में बांधने के लिए छत्रपति शिवाजी ने गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। इसी प्रकार से बात करें हम बाल गंगाधर तिलक की, किसकी बात करें? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ही 1893 में, कब की बात है? 1893 की बात कर रहे हैं, गणेश उत्सव शुरू किया था। कौन सा उत्सव? गणेश उत्सव। देखिए गणेश चतुर्थी की बात कर ली, यहां पर जो है ना वो आपके सामने गणेश उत्सव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ बात करें 1895 की बात करें तो 1895 में इन्होंने क्या किया था? शिवाजी उत्सव शुरू किया था। तो 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को प्रेरित करने के लिए इनकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में रिक्त स्थान के लिए किया जाता है। देखिए खेल से संबंधित जो भी शब्दावली होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, और उसी प्रकार से आपका एक और प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि सीडो शब्द का जो प्रयोग है वो जूडो में किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है साधारण दंड के लिए। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। सीडो जो शब्द है वो जूडो में प्रयोग किया जाता है इसका साधारण दंड के लिए, ठीक है। जूडो के बारे में बात करें तो ये जापानी मार्शल आर्ट है। क्या है? जापानी मार्शल आर्ट है, जिसकी उत्पत्ति कहां पर हुई थी? जापान में हुई थी। जूडो की उत्पत्ति ध्यान रखना कहां पर हुई थी? जापान में हुई थी। और ये सीडो शब्द जूडो से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ गई बात समझ? चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। ये आपको मिलान वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ना है और मिलान करना है। तो देखिए कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना, जो कच्चा माल है उसको तैयार उत्पादों में बदलना क्या कहलाता है? ये आपको देखना है। पहला है खाद्य विज्ञान, दूसरा खाद्य संसाधन, तीसरा खाद्य प्रौद्योगिकी और चौथा है खाद्य निर्माण। तो यहां पर क्या होगा? कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना होता है खाद्य संसाधन। तो यहां पर ए में क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। फिर है भोजन का अध्ययन, तो भोजन का अध्ययन हो गया खाद्य विज्ञान, तो बी में क्या आएगा? 1 आएगा। इसी के साथ सी है खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन। जो खाद्य उत्पाद है उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य निर्माण में आएगा, खाद्य निर्माण, ठीक है। इसमें क्या होगा? सी में 4। इसके बाद है खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है कौन? ए की बचा आपके सामने खाद्य प्रौद्योगिकी, तो डी में आपका आएगा 3। अब देखिए ये कहां पर है? ए में 2 ये नहीं है, ए में 2 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों ए में कट गए, तो ये क्या हो जाएगा? ए में 2, बी में 1, सी में 3, सी में 4 और डी में 3। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना क्या होता है? खाद्य संसाधन हो गए, भोजन का अध्ययन खाद्य विज्ञान हो गया, खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन खाद्य निर्माण हो गया, और खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देना खाद्य प्रौद्योगिकी हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? किसकी बात कर रहे हैं? मोट की मस्जिद की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो मोट की मस्जिद जो है ना वो 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी का एक वजीर था जिसका नाम था मियां बोइया। तो यहां पर पहले तो आपका आंसर होगा कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के एक वजीर था मियां बोइया, उसने 1505 ईस्वी में इस मस्जिद को बनवाया था, मोट की मस्जिद को, जो कि चतुर्भुज आकार की एक मस्जिद है, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर। देखिए अब सिकंदर लोदी के बारे में ये बात करें तो ये फारसी भाषा का जानकार था।
कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का जानकार था। और फारसी भाषा में ही गुलरुखी शीर्षक से, किससे? गुलरुखी उपनाम से बोल सकते हैं, शीर्षक से बोल सकते हैं, ये कविताएं लिखता था। क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी फारसी भाषा का जानकार था और फारसी भाषा में ही गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। पॉइंट क्लियर। इसके बाद बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? कृषि के विकास के लिए एक नवीन विभाग की स्थापना की थी और उस विभाग का नाम क्या है? अमीर ए कोही, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमीर ए कोही, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि के विकास के लिए एक नवीन विभाग की स्थापना की थी और उस नवीन विभाग का नाम क्या था? अमीर ए कोही। इसी के साथ बात करें हम बहलोल लोदी की, किसकी? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने बहलोली नाम से, किस नाम से? बहलोली नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? चांदी का सिक्का। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज है, फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चारों पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनाई गई? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। कब? 1505 ईस्वी में। किसने बनाई थी? सिकंदर लोदी का वजीर था मियां बोइया, उन्होंने बनवाई थी। ठीक है। सिकंदर लोदी फारसी भाषा का जानकार था और फारसी भाषा में ही गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। बात की मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो इन्होंने कृषि के विकास के लिए एक नवीन विभाग अमीर ए कोही की स्थापना की। उसी के साथ बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी ने बहलोली नाम से चांदी के सिक्के जारी किए या चलवाए। फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl है? आपके सामने एक रासायनिक सूत्र दिया गया है NH4Cl। NH4 क्या होता है? अमोनिया। Cl क्या होगा? क्लोरीन। तो यहां पर दिख रहा है कुछ ऐसा, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इन सूत्रों को याद रख सकते हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। देखिए कार्बोनिल डाई क्लोराइड, इसके बारे में यदि हम बात करें तो कार्बोनिल क्या होता है? CO। डाई क्लोराइड मतलब क्लोरीन के दो हैं, तो COCl2। ठीक है, इसी के साथ पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो पोटेशियम हो गया आपका K। नाइट्रेट क्या होता है? NO3। तो ये हो गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन का Si होता है। डाई ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड या ऑक्सीजन के दो अणु हैं, तो क्या होगा? SiO2, डाई ऑक्साइड। हो गए सूत्र। कार्बोनिल डाइक्लोराइड का सूत्र होता है COCl2, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है SiO2। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपके कितने परसेंट सही हुई ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।